नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी ने 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला के लिए तैयारी पूरी कर ली है। थराली विधानसभा के पांचों मंडलों में बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला की तैयारी को लेकर अंतिम बैठक विधानसभा पालक टीका प्रसाद मैखुरी और जिला संयोजक राकेश जोशी की अध्यक्षता में देवाल ब्लॉक सभागार में की गई। बैठक में प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला के स्थान निर्धारण समेत 8 विभागों के लिए समितियां बनाई गई और पार्टी पदाधिकारियों को संबंधित समितियों की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस दौरान विधानसभा पालक टीका प्रसाद मैखुरी ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही कभी 2 सांसदों वाली पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसे मजबूत रखने के लिए पार्टी प्रत्येक 5 साल में प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला रखती है ताकि कार्यकर्ताओं को अनुशासन, समर्पण और बौद्धिक विकास के साथ ही सामाजिक विकास का प्रशिक्षण इस कार्यशाला के तहत दिया जा सके। बैठकों का दौर चलता रहता है और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करती है और प्रत्येक 5 साल में हमारे जो पार्टी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है और 5 वर्ष में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। जनता पार्टी 2022 के लिए तैयार है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तराखंड के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ज़मीनी काम इस प्रदेश के लिए हो रहा है। यहाँ के युवाओं के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए काम दे रही है और आज जो लोग बाहर से, जो इस कोविड-19 में बाहर से आए हुए हैं, उनको भी स्वरोजगार के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से बहुत सारा काम इस प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है। तो कहूँगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पार्टी ने 28 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक जो प्रशिक्षण वर्ग चलने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, उसकी आज हमने कार्य योजना बनाई है और इससे कार्यकर्ता विकास, पार्टी की रीति नीति, मैं और मेरा, इन चीज़ों में अंतर कार्यकर्ता को समझाया जाएगा। पार्टी का 1951 से लेकर 77 तक, 2014 से 77 से लेकर 2014, 14 से लेकर 2020 तक की जो पार्टी की जो यात्रा रही है, उसका सारा वृत्तांत इसमें रखा जाएगा और कार्यकर्ता के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार का आयोजन हर 5 वर्षों में हमारी पार्टी के द्वारा किया जाता है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों को लेकर बैठक की और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाई जाए। प्रदेश में हर घरों के दरवाजों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, कार्यालयों, वाहन में कोविड से जागरूकता हेतु स्टिकर लगाए जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ से सहयोग लिया जाए। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों में तेजी आई है एवं त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इसे लेकर मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना उद्देश्य होना चाहिए। जिन लोगों के मास्क के उपयोग न करने पर चालान किए जा रहे हैं, उन्हें मास्क जरूर उपलब्ध कराया जाए। सीनियर डॉक्टर कोविड के मरीजों को दिन में कितनी बार चेकअप कर रहे हैं, इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कोरोना जांच के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। तो 10,000 लोगों को रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। वन प्रहरी के रूप में लोगों को यहां पर काम भी मिलेगा। तमाम दर्शकों को बता दें, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बाबत जानकारी दी है। तो उत्तराखंड के चमोली में आपको बता दें
28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। और इस बीच जो खबर मिल रही है, 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य जो है वह रखा गया है। मां गंगा को पुनर्स्थापित करने की मांग को लेकर आपने शहीद भगत सिंह चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई और हिंदुत्व का दम भरने वाली बीजेपी सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा कर रही है। आपको बता दें, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि सरकार में आते ही मां गंगा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस देंगे, लेकिन बीजेपी पिछले 4 सालों से जनता को बेवकूफ बना रही है। तो साथ ही आपके कार्यकर्ता ने कहा कि यही नहीं, जब आम आदमी कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग मां गंगा के सम्मान के लिए उतरे तो बीजेपी सरकार मां गंगा के सम्मान को नकारने का काम करने लग गई और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को सरकार ने नोटिस भेज दिया, जो इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, इतनी बेशर्म सरकार है कि उसने इस पर कार्रवाई करने की बजाय आम आदमी पार्टी को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस भी सीधे सरकार से नहीं आता, बाल आयोग से आता है, जिसका कोई मतलब गंगा जी से नहीं है। ऐसे नोटिसों से आम आदमी पार्टी कतई भी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके जितने भी नोटिस इस प्रकार से आएगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत उत्तराखंड में होती जाएगी और आपके लिए चुनौती बनेगी। बेहतर होगा कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव में मुद्दा रहेगा ये नोटिस वाला गंगा वाला मामला। देखिए, चुनावी मुद्दे से पहले ही होना चाहिए। कुंभ आ रहा है अभी, मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि इस बार का कुंभ आप नहर में करवाएंगे या मां गंगा? मसूरी में बढ़ते पर्यटन और समस्याओं के समाधान पर कोतवाल ने कई संगठनों के साथ बैठक की। पर्यटकों के आने के बाद से बढ़ रही समस्याओं, विशेषकर यातायात नियंत्रण, मास्क, सोशल डिस्टेंस, तेज दोपहिया वाहनों समेत विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने समस्याओं पर अपने सुझाव दिए। कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि बैठक में जो भी निर्णय लिए उनका पूरा पालन किया जाएगा। दोपहिया वाहनों की तेज रफ्तार को रोकने, प्रतिबंधित समय में माल रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकने, पर्यटकों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्य रूप से मसूरी में अनलॉक के बाद पर्यटकों का आवागमन बढ़ा है और जब आवागमन बढ़ता है तो ट्रैफिक व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, ये चरमराती है। और इसकी स्थिति में माल रोड पर आजकल अत्यधिक ट्रैफिक हो रहा है, खासकर वीकेंड पे, जिसके तहत आज मीटिंग बुलाई गई। इसमें निर्णय लिया गया कि वाहनों को चेक करा जाएगा, आरसी चेक करी जाएंगी, लाइसेंस चेक करे जाएंगे, नो पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग पे चालान होंगे और इस प्रकार की समस्त बातें करी गई, जिससे कि मसूरी की माल रोड व अन्य लंडौर बाज़ार, चार्डिविल बाज़ार को ट्रैफिक मुक्त रखा जाए, जिससे कि पर्यटक और निवासी, स्थानीय निवासी आवागमन का, घूमने का लुत्फ उठा सके। जी, आपने जो पटरी व्यापारी हैं इसके संबंध में आपकी वार्ता हुई है, इसमें क्या निर्णय लेने के आगे क्या? देखिए, पटरी व्यापारी को एक तरफ रोजगार हासिल करने का और कमाने का पूरा हक है, लेकिन दूसरी तरफ उनको शहर की कानून व शहर की मर्यादा में रहने का भी हक बनता है। इसके तहत आज अधिशासी अधिकारी जी से भी बात हुई है कि आप सुनिश्चित करें कि जो पटरी व्यापारी बैठे हैं वो वास्तविक मसूरी मूल के हों और उनको व्यवस्थित करके, चयनित करके जल्दी उनको मॉल रोड से कहीं न। ऋषिकेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रत्येक घर को 2-2 डस्टबिन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। पहले ही दिन सैकड़ों डस्टबिन शहर वासियों को बांटकर महापौर अनिता ममगाई ने योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में 50,000 डस्टबिन बांटने की योजना है। महापौर ने शहरवासियों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में एकत्रित कर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वाहन को देने की अपील की। महापौर का दावा है कि इस योजना के परवान चढ़ने से स्वच्छता सर्वेक्षण में ऋषिकेश बेहतर रैंक प्राप्त करेगा। आज नगर निगम ने आज शुरुआत करी है। 50,000 डस्टबिन है, एक गीला कचरा और एक सूखे कचरे के लिए। तो प्रत्येक परिवार में 2-2 डस्टबिन निःशुल्क दिए जाएंगे,
जिसमें कि स्वच्छता में सभी की सहभागिता रहे और जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग घर से ही अलग अलग सेग्रीगेशन होके आए। और उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण में इसको हमको काफ़ी सहायता भी मिलेगी कि जब एक जगह उस चीज़ का ढेर नहीं लगेगा। जो गीला कूड़ा है, जैसे उसमें बचा हुआ खाना है, फल सब्जी के छिलके हैं, वो अलग हो जाएंगे तो उनकी अलग खाद बन जाती है। उधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने अधिवक्ताओं के साथ सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेश हुए। अरविंद पांडे के विरुद्ध गदरपुर में दर्ज एक मुकदमे में जमानती वारंट जारी किया गया था और एक मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री समेत 5 नामजद समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामला तहसीलदार के साथ कथित मारपीट करने और चक्का जाम का था। इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत अन्य लोगों पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उनके न्यायालय में पेश न होने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया और इसी मामले में अरविंद पांडे कोर्ट में पेश हुए। एक जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई। लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ और 2 बजे पेशी है, तो कोर्ट के सम्मान में आया हूँ। कोर्ट जैसा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। 2015 में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था गदरपुर में, तो पुलिस ने इनके खिलाफ चक्का जाम करने का, तोड़फोड़ करने की धाराओं में मुकदमा कायम कर रखा है, जिसमें ये जमानत पर थे। कोविड के कारण कोर्टें बंद थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि जितने विधायक, मंत्री, MP, MLA जितने भी हैं, इनके मुकदमे 6 महीने के अंदर निपटा जाए। इसलिए कोर्ट ने इन्हें तलब किया है बेलेबल वारंट पर। आज ही आए, इन्हें न्यायालय में पेश करेंगे जमानत पर। ये पहले वहीं हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाले गंगा नहर को रात को बंद कर दिया गया है, जो अब दीपावली की रात 14 नवंबर को गंगा नहर में जल छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, इस बार दशहरे से 10 दिन पहले कुंभ कार्यों के चलते गंगा नहर को बंद किया गया है। तो वहीं नहर के बंद होने के बाद बड़ी मात्रा में गंदगी दिखाई देने लगी। इसके साथ ही बंदी के दौरान गंगा में रुपए पैसे बीनने वालों की बाढ़ सी आ गई और इस दौरान एक पैसे बीनने वाले व्यक्ति के हाथ चांदी का मुकुट लग गया। व्यक्ति का कहना है कि गंगा मैया ने उसकी दीपावली मना दी है। आपको बता दें, नहर की साफ सफाई और मरम्मत के कार्य किए जाएंगे और कुंभ मेले के लिए गंगा स्नान घाटों का निर्माण भी किया जाएगा। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपनो उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के काशीपुर में नवीन मंडी समिति में किसानों ने धान तोल को लेकर हंगामा कर धान की तोल बंद करा दी। सूचना पर उपजिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने अपनी मांग रखते हुए धान की कीमत को लेकर आरोप लगाया। आपको बता दें, सरकार की नई नीति के अनुसार मंडी समितियों में तोल केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें किसानों का धान तोला जा रहा है। तो वहीं किसानों का नेतृत्व कर रहे अवतार सिंह ने कहा कि सरकार ने धान का रेट 1888 रुपए सरकार ने तय किया, लेकिन किसानों का आरोप है कि मंडी में स्थित तोल केंद्रों पर 1200 रुपए कुंतल और 1100 रुपए कुंतल के रेट में धान लिया जा रहा है। रजिस्टर रखा जाए और जैसे ट्राली आती है यहाँ से मंडी की ओर से लोड किया जाए, मंडी की ओर से लोड किया जाए कि फलानी मिल में किसान को जाना है और वहाँ पर पूरे रेट पर इनका माल तुल सके। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, आश्वासन का रजिस्टर ही रखवाया है। उन्होंने बात कही है कि कल से हम रजिस्टर रखवाते हैं और जो भी किसान आएगा अपनी खतौनी लेकर आए, आधार कार्ड लेके आए और पासबुक जिसमें पैसे डालने हैं वो लेके आए और यहीं से ही मंडी का जो प्रशासन है वो लोड करेगा राइस मिल और पूरे दामों पर राइस मिलों में माल तुलेगा। जो डिमांड ये थी, एक तो ये थी कि कुछ मिल वाले उनका धान लेने से मना कर रहे थे, उनके द्वारा आरोप लगाया गया। दूसरा, उनके द्वारा ये बताया गया कि मिल वाले उनकी ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, मॉइस्चर पर ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, पूरे प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो इस संबंध में वार्ता की गई, किसान पक्ष से भी, मिल पक्ष से भी, एसएमआई और मंडी सचिव भी थे। अभी यह तय हुआ है कि मंडी सचिव के स्तर से ट्रॉलियों को अलॉट किया जाएगा ताकि सारी मिलों तक धान पहुँच सके। धारचूला में गरबियांग गांव धारचूला हेड कांस्टेबल ललित सिंह गरबियाल की याद में एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। आईटीबीपी के कमांडर अनुप्रीत की तरफ से शहीद स्मारक का अनावरण किया गया। गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित ललित सिंह की पत्नी को शॉल और एक मोमेंटो देकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। लगातार अपने शहीदों के लिए इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। खास करके 24 अक्टूबर जो हम लोगों का रेजिंग डे होता है आईटीबीपी का, और जो पुलिस मेमोरियल डे होता है, ये 2 दिन ऐसे होते हैं स्पेशल, जो कि हम लोग अपने मार्टियर्स के बारे में, जो उनकी शहादत थी उनके बारे में जितना हो सके उनका प्रचार करें, बताएं। तो ये एक एनुअल फीचर रहता है हमारा, हम लगातार इसको करते रहते हैं। वहीं हरिद्वार स्थित नवरत्न कंपनी भेल के कर्मचारी इन दिनों कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कर्मचारी यूनियन इंटक, बीएमकेपी सहित कई यूनियन के कर्मचारियों ने एकजुट होकर भेल के मेन गेट पर भेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
विभिन्न समस्याओं को लेकर भेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने प्रबंधन पर समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाते हुए मांगे न माने जाने पर आगे और भी ज्यादा बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 8 महीने से कोरोना की आड़ में प्रबंधिका ने बहुत कर्मचारियों की समस्याएं जो लंबित है उनको रोके हुआ है, पर हमने हर टेबल पर प्रयास किया है बात करने का, लेकिन बातों से समाधान नहीं निकला और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। उसमें मुख्य रूप से पीपी का भुगतान है, एसआईपी का भुगतान है, जो पर्क हमारा काटा गया 50% उसे दिलाने की बात है, उसके एरियर के भुगतान की बात है, टर्म इंश्योरेंस प्लान को लागू करने की बात है, कैंटीन की सुविधा भेल हरिद्वार में चालू करने की बात है, टाउनशिप में जो मेंटेनेंस की स्थिति बन चुकी है, जर्जर हो चुकी है, उसको बहाल कराने की बात है। तो तमाम इशू हैं, इन इशू को लेकर हमने कार्यक्रम दिया है। अगर प्रबंधिका समय रहते इनको पूरा नहीं करती तो आगे हम इस कार्यक्रम को और इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे, लेकिन जब तक हमारी बातें नहीं माने। उधर उत्तराखंड में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन गुलदार किसी न किसी को अपना निवाला बना रहा है। एक ऐसा ही ताजा मामला जसपुर से सामने आया, जहां बीती देर रात वन विभाग की यूपी रेंज अंतर्गत एक बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद बच्ची की तलाश में वन विभाग की टीम जुट गई, लेकिन वन विभाग को बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। तो वहीं आज सुबह बच्ची का शव उत्तराखंड वन विभाग की मखरोनिया रेंज में मिला। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर मृतका बच्ची के परिजन वन विभाग से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भट्टा है, कोई निर्मल सिंह के नाम का भट्टी की लेबर है। तो रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो गुलदार उठा के जो है पूर्व दिशा, खैर कोई नहीं, उसको उठाया इसने उत्तर प्रदेश से और डेड बॉडी मिली है उत्तरांचल में। कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम तो हमारे उत्तराखंड पुलिस कर रही है, बाकी जो है अमानगढ़ रेंजर साफ करेंगे कार्रवाई। जो उसके लिए हम अपने अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जैसे निर्देश देंगे वैसे में हम अपना काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में गुलदार की दहशत लगातार बरकरार है। हालांकि शिकारी दल ने आदमखोर गुलदार को मारने का दावा किया है, लेकिन सलडोगी गांव में फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल है। दरअसल पिछले दिनों गुलदार ने 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को शिकारी दल ने गुलदार को मार दिया। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी क्षेत्र में एक गुलदार घूम रहा है और एक महिला के ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने शोर किया और वह वहां से भाग गया। क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। ये लगभग हमें लगता है कि ये 4-5 बाघ इस क्षेत्र में है। और कल शाम को जो है ग्राम पंचायत सरडोके में एक महिला के ऊपर छत से छलांग मार के महिला के ऊपर फिर उसने आक्रमण किया है। अब पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये इसको वन विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी नरभक्षी आदमखोर बाघ को मारा जाए और पूरी दहशत को। उधर ऋषिकेश में 84 कुटिया पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पर्यटक एक बार फिर से 84 कुटिया का दीदार कर सकते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। जानकारी के मुताबिक अध्यात्म और योग का केंद्र 84 कुटिया देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के चलते 84 कुटिया पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब अनलॉक 5 के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व में 84 कुटिया को खोला गया, जहां आने वाले पर्यटकों के लिए शुल्क निर्धारित किए गए। विदेशियों के लिए 600 रुपए, तो वहीं देसी पर्यटकों के लिए 300 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जबकि छात्रों से 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा। तो वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता ने 84 कुटिया का जायजा लिया। देश विदेश से ऋषिकेश 84 कुटिया पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल 8 महीने से बंद 84 कुटिया को पार्क प्रशासन द्वारा खोल दिया गया है। वहीं राजाजी पार्क प्रशासन द्वारा शुल्क भी निर्धारित किया गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये, स्थानीय लोगों के लिए 300, वहीं विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये तय किया गया है। ऋषिकेश से एएनबी न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।